गुड आफ्टरनून क्लास। आज की क्लास में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो छूट गया, कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है जानेंगे कि तापमान क्या होता है, हम लोग जानेंगे मापन क्या होता है, हम लोग जानेंगे तापमान मापन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी यूनिट्स हैं, क्या क्या तरीके हैं उसको नापने के लिए, कौन कौन से उपकरण यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग आज के टॉपिक में जो है कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट में टेम्परेचर की ही बात कर लें तो टेम्परेचर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि जो गर्माहट या ठंडेपन की माप है उसे ही हम लोग जो है तापमान कहते हैं। जैसे आजकल तुम देख रहे हो काफ़ी गर्मी पड़ रही है, मतलब तापमान काफ़ी ज़्यादा है। दिसंबर जनवरी में काफ़ी सर्दी पड़ रही होती है तो तापमान काफ़ी कम रहता है। उबलते पानी का तापमान ज़्यादा रहता है, बर्फ़ का तापमान कम रहता है। तो जो गर्माहट या ठंडेपन की माप है उसे ही हम लोग जो है तापमान कहते हैं या टेम्परेचर कहते हैं। फिर अगली बात आती है मापन क्या होता है। तो मापन को मैंने तुम्हें पहले ही कई बार बता चुका हूँ कि अज्ञात भौतिक राशियों का ज्ञात मानकों से तुलना कर सही सही अनुमान लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम मापन कहते हैं। तो जो भौतिक राशि है यहाँ पे तापमान है, उस तापमान का सही सही अनुमान लगाने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम तापमान मापन कह देते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ आ जाती है कि तापमान मापन क्या होता है। ये स्लाइड में काफ़ी चीज़ें जो है ठीक तरीके से लिखी हैं, मतलब सिलसिलेवार डेफिनेशन वाइज लिखी हुई हैं। तो स्लाइड को ठीक तरीके से पढ़ जरूर लीजिएगा। ये शेयर नहीं होगी तो मैं इसको शेयर भी कर दूंगा कुछ तरीका निकाल के, तो इस स्लाइड को पढ़ लीजिएगा। तो अगला अगर हम देखें इसमें क्या चीज़ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसकी इकाइयाँ हैं, जैसे मैंने कहा था कि किसी भी मापन को ठीक तरीके से व्यक्त करने के लिए आपको जो है संख्यात्मक मान लिखना होगा और उसकी यूनिट लिखनी होगी। तो ये मोटे तौर पर जो तापमान मापन है उसकी इकाइयाँ तीन तरह से होती हैं। एक होता है आपका डिग्री सेल्सियस, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट और एक होता है केल्विन। और इसको जो है आपस में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। वो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है F-32/180 इक्वल टू C/100 इक्वल टू K-273/100। ये आप लोग जो है अपना फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो ये मतलब एक बेसिक सी बात है जो आप लोग करते रहते हैं कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस पे कैसे कन्वर्ट करें, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें। वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये मोटे तौर पर इकाइयाँ हैं जिनसे हम लोग तापमान मापन करते हैं। संख्यात्मक मान आपको पता ही है क्या होता है, वो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अगर नहीं आपको आ रहा है तो एक टॉपिक है जिसमें लोगों ने ये सारी बातें की हैं, तो वहाँ पर आप उसको देख लीजिएगा, मापन करके शायद होगा। तो अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से उपकरण हैं हमारे पास जिससे हम लोग तापमान मापन करते हैं। तो पहला और सबसे बेसिक उपकरण जो हमारे पास है वो है ग्लास थर्मामीटर। हम लोगों के घर में ही अक्सर हम लोग को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक मरकरी बल्ब लगा हुआ है। ये एक जो है केस नली जैसा है, मतलब एक कम डायमीटर का पाइप जैसा है। यहाँ पे जो है पारा भरा होता है और आप लोग जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आयतन बढ़ता है, और जब आयतन बढ़ता है तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका वो कांस्टेंट है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चूंकि कांस्टेंट है तो लंबाई बढ़ेगी। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी, और यहाँ पे जो लंबाई पारे की आ जाएगी उसी को जो है हम लोग टेम्परेचर में कैलिब्रेट कर देते हैं, अंशांकित कर देते हैं। तो हम सीधे तौर पर जो है टेम्परेचर मेजरमेंट जो है यहाँ से निकाल लेते हैं। प्रथम श्रेणी का मापन है ये लोग, हम लोग जब मापन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी। तो ये एक तरीका है। बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसको पढ़ लेंगे तो और बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे। तो वो चीज़ है। इसके बाद कुछ और तरीके के तापमापी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कांच तापमापी, जिसके बारे में मैंने अभी बात की, तो देख रहे होगे टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। अब चूंकि एरिया कांस्टेंट है तो वहाँ पे टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाता है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतनी लंबाई में वृद्धि होती है, तो वहाँ से हम लोग जो है वो चीज़ कर लेते हैं। इसी तरीके से अगला जो है दाब तापमापी है। अब आप जानते हो कि जैसे प्रेशर कुकर है आपके पास, उसमें जैसे अगर हम आयतन को अगर निश्चित कर दें तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी वही बात है कि यहाँ पे आयतन को अगर हम कांस्टेंट कर दें एक बल्ब में तो जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ये बॉर्डन ट्यूब है, ये तुम पहले ये ज़्यादा था सिलेबस में कम है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो है कुछ कुछ विस्थापन हो जाएगा इसका। जैसे ये लगी हो तो कुछ इस तरह से विस्थापित हो जाएगी। जब ये इस तरह से विस्थापित होगी तो यहाँ पे जो ये पॉइंटर लगा हुआ है वो पॉइंटर जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और वहाँ से जो है हम लोग तापमान का मापन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, तापमान को मैंने कैलिब्रेट कर रखा था लंबाई के टर्म में, यहाँ पे मैं तापमान को कैलिब्रेट कर दे रहा हूँ एंगुलर डिफ्लेक्शन के टर्म में वाया प्रेशर डिफरेंस, वाया प्रेशर इंक्रीज। तो वो चीज़ है यहाँ पे। इसी तरीके से गैस युक्त दाब तापमापी है जो कि चार्ल्स लॉ पे काम करता है। आप लोग जानते ही हैं, हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री के बेसिक्स में। और फिर यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ है द्रव वाष्प युक्त दाब तापमापी। तो इसमें तुम देखो यहाँ पे जो है अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो मतलब तापमान बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये फिर से जो बॉर्डन ट्यूब है इसमें डिफ्लेक्शन होगा। अब जब इस बॉर्डन ट्यूब में यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा तो ये जो पॉइंटर लगा, ये जो स्टेम लगी हुई है वो इसको धक्का देगी, और जब ये धक्का देगी तो इसमें एंगुलर डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊँ तो जैसे अभी यहाँ पे है तो हो सकता है कुछ समय बाद जो है ये इस तरह का जो है पॉइंटर शो करने लगे, क्योंकि ये जो डिफ्लेक्ट वो है वो इस तरह से डिफ्लेक्ट इसको कर देगी। तो हम लोग यहाँ पे जो है इसमें टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है टेम्परेचर के हम लोग स्केल्स वगैरह जो है नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद अगला अगर टॉपिक हम लोग देखें तो हम लोग के पास आता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मामीटर। तो आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि जैसे जो मेटल्स होते हैं उनका तापमान
बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब उनका जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है। फिर आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी है, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में एक अनुपात होता है, मानिए जो है अगर R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 है, तो वो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस रहता है। और अगर ये अनुपात जो है वो ये नियत नहीं होता है या चेंज होता है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है अनबैलेंस हो जाता है, और व्हीट स्टोन ब्रिज के अनबैलेंस होने पर धारा वगैरह जो है बहने लगती। तो जैसे तुम देख रहे होगे कि तापमान जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, और चूंकि रेजिस्टेंस चेंज होगा तो क्या होगा कि वो रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस का रेशियो चेंज हो जाने पे क्या होगा कि वो धारा वगैरह बहने लगी। कुछ धारा को माप करके जो है हम तापमान का मापन कर सकते हैं। तो वो चीज़ है जो ये रेजिस्टेंस थर्मामीटर में हम लोग के काम आती है। अगला जो है वो थर्मिस्टर्स है। थर्मिस्टर्स भी लगभग इसी सिद्धांत पे काम करता है, लेकिन थर्मिस्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे तुमने देखा कि मेटल्स में तापमान बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, थर्मिस्टर्स में या सेमीकंडक्टर्स में कुछ विशेष मटेरियल होते हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो पढ़ लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, तापमान बढ़ने पे रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है। तो कॉन्सेप्ट वही है, वही व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पे देखोगे भी तो देख रहे हो आप, यहाँ पे एक व्हीट स्टोन ब्रिज बना हुआ है। जैसे तापमान बढ़ेगा तो मानो एक यहाँ पे लिखा हुआ है व्हीट स्टोन ब्रिज टू मेजर रेजिस्टेंस चेंज, मतलब जैसे तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो क्या होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज अनबैलेंस हो जाएगा। उस व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे जो है हमको इसकी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो उस सारी चीज़ों का जो है हम लोग कैलिब्रेट करके जो टेम्परेचर मेजरमेंट में जो है काम कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट ही है व्हीट स्टोन ब्रिज का, जो आपको अगर पहले से आता है तो आता है, अगर नहीं आता है तो फिर थोड़ा सा आपको देखना होगा। मतलब मैं हर चीज़ यहाँ पे नहीं समझा सकता हूँ आपको। तो यहाँ पे फिर से मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मानो ये A/B=C/D होना चाहिए। अगर ये है तो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है। अगर वो नहीं है, जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में नहीं हो पा रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी। उन चीज़ों को ही कैलिब्रेट हम कर देंगे टेम्परेचर चेंज में। तो वो है, ये पढ़ लीजिएगा। बार बार मैं कह रहा हूँ कि स्लाइडें ठीक बनी हुई हैं। ये निखिल राज ने काफ़ी मेहनत की है इसमें, तो इनको देख लीजिएगा। अगला है थर्मोकपल। थर्मोकपल जो है सीबैक इफेक्ट पे काम करता है। सीबैक नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस इफेक्ट को जाना तो उन्होंने अपने नाम पे से सीबैक इफेक्ट कह दिया। इसमें उन्होंने ये कहा है कि दो डिफरेंट मेटल्स के कनेक्शंस को अगर हम दो डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में रखते हैं तो उनके बीच में ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो उसका ही हम लोग उपयोग करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, जो कि थर्मोकपल है। तो थर्मोकपल जो है वो सीबैक इफेक्ट पे काम करता है। तो सीबैक इफेक्ट क्या होता है, सीबैक इफेक्ट ये होता है कि दो डिफरेंट मेटल्स, कौन कौन से मेटल्स वो यहाँ पे लिखे होंगे इसमें, नहीं तो अगली साइड में लिखे होंगे। तो उन मेटल्स को अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर पे रखते हैं, मतलब एक को हाई टेम्परेचर एक को लो टेम्परेचर पे, तो उनके बीच में जो है ईएमएफ जनरेट होता है, और वो ईएमएफ जो है प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। तो जैसे यहाँ पे देख रहे होगे, मैं अगला अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे तुम देखो, ये चीज़ मैंने तुम्हें बताई है। तो यहाँ पे तुम देख रहे होगे मेटल 1 मेटल 2 है, यहाँ पे मेटल 1 मेटल 2 है, इनके कनेक्शंस हैं। वो एक कनेक्शन T1 टेम्परेचर पे मेंटेन किया गया है, एक कनेक्शन जो है T2 टेम्परेचर पे मेंटेन किया गया है, और इन दोनों T1 और T2 में जो है काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो इस कारण से जो है इसमें क्या हो रहा है कि ईएमएफ जनरेट हो रहा है। उस ईएमएफ का यूज़ हम लोग कर सकते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिद्धांतों का यूज़ करते हुए, रिफ्लेक्शंस वगैरह के माध्यम से जो है टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कौन कौन से मेटेरियल जैसे आप देख रहे हो गया, थर्मोकपल में तांबा, लोहा, कोमल, प्लैटिनम, रेडियम आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब फंडे हैं, कॉन्सेप्ट हैं, सब लिखे हुए हैं इसमें, आप पढ़ लीजिएगा इसको तो वो आपके समझ आ ही जाएगा। अगला देखते हैं, रेडिएशन पायरोमीटर। तो पायरोमीटर क्या होता है, जैसे देखो तुम थर्मामीटर जो यूज़ कर रहे थे उसको तुम टच करा रहे थे, जीभ के नीचे रखते थे, तब तुम तापमान निकालते थे। अब जैसे तुम्हें भट्टी का अगर तापमान चाहिए तो तुम थर्मामीटर को भट्टी में डाल नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें थर्मामीटर को भट्टी में डाला तो वो खराब हो जाएगा। तो क्या करते हैं, कुछ ऐसा उपकरण हमें चाहिए जो दूर से हमें तापमान का मापन करा सके। तो उसी तरह के उपकरणों को हम लोग जो है पायरोमीटर्स कहते हैं, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आकर के जो है हम लोग को टेम्परेचर का मेजरमेंट दे सकें। तो सबसे पहले जिस पायरोमीटर का हम लोग काम करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, वो है रेडिएशन पायरोमीटर। तो आप लोग जानते हैं कि हाई टेम्परेचर पे रेडिएशन जो है वो डोमिनेट कर जाता है। जैसे आपने हीट ट्रांसफर मोड्स पढ़े होंगे, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है। तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर रेडिएशन डोमिनेटिंग होता है। जैसे एक फॉर्मूला भी तुमने पढ़ा होगा कि एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4, तो वो टी की पावर 4 पे चलता है। तो बाकी जो कंडक्शन और कन्वेक्शन है वो टी पे डिपेंड करते हैं। जैसे तुमने पढ़ा होगा कि Q इज इक्वल टू -KA/dT/dx या HA डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा टी आ रहा है, लेकिन रेडिएशन में टी की पावर 4 आ रहा है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रेडिएशन बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है, कंडक्शन कन्वेक्शन जो है बात खत्म ही हो जाती है। तो यहाँ पे उसी जो भट्टियाँ हैं, जो ये हाई टेम्परेचर चीज़ें हैं, वहाँ पे रेडिएशन चूँकि डोमिनेट कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग जो पायरोमीटर्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे देखोगे तुम, ये रेडिएशन पायरोमीटर का हमने चित्र बनाया हुआ है। तो यहाँ पे एक हॉट प्लेट है, उस हॉट प्लेट से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं उसको मैंने जो है एक पॉइंट पे कन्वर्ट करा दिया है लेंस वगैरह का यूज़ करके। तो इस पॉइंट पे चूंकि मैंने कन्वर्ट करा दिया है तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरा जो
कनेक्शन है, जैसे ये क्या है, ये थर्मोकपल कनेक्शन है, यहाँ पे दो मेटल्स जो हैं जुड़े हुए हैं वो हाई टेम्परेचर हो गया, दूसरा जहाँ पे जुड़े हैं वो लो टेम्परेचर हो गया, दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो गया तो ईएमएफ जनरेट हो गया। उस ईएमएफ को हम लोग जो है टेम्परेचर के टर्म में कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम लोगों ने भी थर्मोकपल में पढ़ी है, तो वहाँ से जो है हम लोग टेम्परेचर जो है जान सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रेडिएशन पायरोमीटर का। इसके बाद अगला जो आता है आपका आता है ऑप्टिकल पायरोमीटर, यानी कि प्रकाशीय उत्ताप मापी। तो प्रकाशीय सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है प्रकाशीय उत्ताप मापी में। तो इसमें जैसे आप देख रहे होगे, इसमें वही बात लिखी है, पायरोमीटर का कार्य सिद्धांत लक्ष्य वस्तु से बिना संपर्क के उत्पन्न ऊर्जा या ऊष्मा का पता लगाकर वस्तु का तापमान मापना। मतलब ये किताबी भाषा या जो है जो कॉपियों में तुम्हें लिखना चाहिए वो बातें कही गई हैं, तो उसको देख लीजिए। अगर हम लोग जो है प्रकाशीय उत्ताप मापी का चित्र, ये चित्र मेरा ही बनाया हुआ है, मैंने ही अभी मतलब मैंने ही कहीं से देख के बनाया था। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये हॉट प्लेट है, गर्म सतह है। इस गर्म सतह को जब तुम यहाँ से देखोगे तो ये कुछ किसी कलर की दिखेगी। तुम जानते हो कि एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग थर्मल में पढ़ते हैं या रेडिएशन में पढ़ते हैं, लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा लैम्डा उतना ही कम होगा, और टेम्परेचर जितना कम होगा लैम्डा उतना ही ज़्यादा होगा। तो जैसे सबसे पहले तुम्हें ऑरेंज विबग्योर में सबसे पहले रेड कलर दिखता है। तो रेड कलर इसलिए दिखता है क्योंकि रेड कलर तुम्हें कम टेम्परेचर पे दिखता है और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे मान लो किसी समय पर तुम्हें यहाँ पे ऑरेंज कलर दिख रहा है, तुम जब यहाँ से देख रहे हो तो सतह तुम्हें ऑरेंज कलर की दिख रही है, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, तुम अपना धारा वारा बढ़ा करके ये जो तंतु लगा हुआ है इसको भी इतना गर्म कर दोगे कि वो ठीक उसी कलर का ही दिखने लगे जिस कलर की सतह दिख रही है। किताबों में लिखा हुआ है कि जब हम यहाँ से देखते हैं तो ये दृष्टिगोचर नहीं होना चाहिए, मतलब दिखना ही नहीं चाहिए। और ये कब होगा, जब इसका कलर और इसका कलर सेम हो जाएगा, तो ये फिर दिखेगा ही नहीं क्योंकि ओवरलैप कर जाएगा। तो उस स्थिति में जो है मुझे ये पता चल जाएगा कि ये सतह जो है वो इस कलर की है या इतनी गर्म है, उतना ही गर्म मैंने इस तंतु को कर दिया। और ये तंतु जो मैंने गर्म किया है वो एक्सटर्नल मीडियम से किया है, मतलब अपना बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस वगैरह का यूज़ करके किया। तो इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ और वो कैलकुलेशन जो है मैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रकाशीय उत्ताप मापी का उपयोग करते हैं। ठीक इसी तरह इसके अलावा एक और उपकरण है अच्छा जो पूछा भी जाता है कई बार, जैसे ये है, ये बाई मेटालिक स्ट्रिप है। बाई मेटालिक स्ट्रिप जो है दो अलग अलग धातुओं को रिजिडली अटैच करके बनाई जाती हैं। दो अलग अलग धातुएं वे धातुएं हैं जिनका रेखीय प्रसार गुणांक जो है वो अलग अलग है। अब जैसे यहाँ पे तुम देख रहे होगे ये जो रिजिड चित्र बना हुआ है, यहाँ पे एक मेटल 1 है और एक ये मेटल 2 है। इन दोनों का ही अल्फा जो है वो अलग अलग है, मतलब रेखीय प्रसार गुणांक अलग अलग है। जब तापमान बढ़ेगा तो एक जो मेटल की स्ट्रिप है वो ज़्यादा बढ़ जाना चाहेगी, दूसरे मेटल की स्ट्रिप जो है वो कम बढ़ना चाहेगी। अब चूंकि रिजिडली अटैच है तो वो छोड़ के नहीं भाग सकती है, मतलब वो कुछ इस तरह का नहीं हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए। एक सेकेंड, एक ऐसी रह जाए, एक ऐसा रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये रिजिडली अटैच है। तो क्या होते हैं, वो बैंड हो जाते हैं। तो अब तुम देख रहे होगे यहाँ पे जो है, पहले अगर ये मीटर कुछ इस तरह का है, इस मीटर को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ तो पहले जो है अगर ये पॉइंटर यहाँ पे है और बाद में जब ये बैंड हो गया तो ये पॉइंटर कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो है वो टेम्परेचर के स्केल पे वो रीडिंग्स वगैरह जो है निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग प्रकाशीय उत्ताप मापी का उपयोग कर सकते हैं। ये एक सिंपल एग्जांपल है। ऐसे ही कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, उसमें वो दो मेटल्स को जो है ऐसे राउंड में मतलब हेलिकल शेप में मोड़ सकते हैं, फिर उसमें पॉइंटर वगैरह लगा सकते हैं। वो सारी चीज़ें भी इसमें हम कर सकते हैं। तो वो आपको देखने को मिल जाएंगी जब आप गूगल वगैरह पे या अन्य जगहों पे भी सर्च करोगे। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही है बाई मेटेरियल स्ट्रिप का कि टू डिफरेंट मटेरियल के स्ट्रिप को एक दूसरे से रिजिडली अटैच कर दिया जाए और जब तापमान बढ़ेगा तो वो डिफरेंट रेट से इंक्रीज करेंगे, तो उससे जो है कुछ डिफ्लेक्शन आ जाएगा। उस डिफ्लेक्शन को मेजर करके हम लोग जो टेम्परेचर मेजरमेंट का पता लगा सकें। तो यहाँ पे शायद ये बात खत्म हो जाती है। हाँ, यहाँ पे ये बात खत्म हो जाती है। थैंक यू आ जाता है हमारा। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो जो लोग, फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो मेरे केबिन में आके पूछ सकते हैं, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जनरली 10 से 15 मिनट में आपको रिप्लाई कर ही देता हूँ। तो कोई भी अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। आज की क्लास यहीं खत्म होती है।